हमारे ज्योतिष में एक कहावत है कि जो सूर्य होता है वो आपकी आत्मा है और जो चंद्रमा है वो आपका मन है। आपकी कुंडली में चाहे कितने भी बड़े राजयोग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, मून अगर डेबिलिटेड है, तो आपको राजयोग तो मिलेंगे पर आप उनकी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो चंद्रमा है, आपका मन शांत नहीं होगा। तो मून इतनी बड़ी चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। इसी को देखते हुए जब विंशोत्तरी दशा बनाई गई थी, तो वो सूर्य के हिसाब से नहीं बनाई गई थी, वो चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से बनाई गई थी। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा जल तत्व है, पानी है, चंद्रमा आपके इमोशन है, चंद्रमा आपकी माँ है। और चंद्रमा का एक खास नेचर होता है फ्लक्चुएट करना, उतार चढ़ाव। अमावस्या से लेके पूर्णिमा के बीच में चंद्रमा का उतार चढ़ाव होता रहता है। तो उसी उतार चढ़ाव की वजह से हमारा जो मूड है, हमारा मन चेंज होता रहता है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चंद्रमा है उसका आपकी कुंडली के 12 भाव पर किस किस तरीके असर होता है, कहाँ पर पॉजिटिव असर होता है, कहाँ पर नेगेटिव असर होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले भाव की बात करते हैं। जब ये चंद्रमा आपके पहले भाव में आ जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है, अब आप समझिए। ये जो फर्स्ट हाउस है ये आप हैं, आपकी फिजिकल आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है। अगर चंद्रमा यहाँ पर आ गए, इसका मतलब आपकी फिजिकल आइडेंटिटी और आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो सेम सिंक में आ गए। यानी कि जैसा आप एक्चुअल सोच रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है, वही आपकी फिजिकल आइडेंटिटी, यानी कि वही आपके चेहरे पे दिखता है। आप उसे छुपा नहीं पाते। आप एक तरीके से ओपन बुक हैं, खुली किताब हैं। आपके अंदर फेक, डुप्लीकेसी, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। जो है सो है। खुश हैं तो खुश दिखता है, दुखी हैं तो दुखी दिखता है। आपको फेक होना नहीं आता। अगर आपके पहले हाउस में चंद्र है तो यानी कि आपकी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। पल में ऐसा, पल में वैसा, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके अगर पहले घर में चंद्रमा है तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, जो दूसरों को सांत्वना देने वाले होते हैं। दूसरों की तकलीफ आपसे देखी नहीं जाती। आप इस तरीके के आदमी हैं। अब इससे क्या होता है कि आपका नेचर ही ऐसा है। लोग मजबूर हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, लोगों को कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, लोग आपको अपना एक थेरेपिस्ट की तरह समझते हैं। लोग अपना पूरा रोना लेकर, पूरी दिक्कतें, प्रॉब्लम सब लेकर आपके पास आते हैं, आपको सुना देते हैं, अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं और बस ऐसे आपको काउंट किया जाता है, यानी कि एज ए थेरेपिस्ट। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है, उन सबकी जो नेगेटिविटी है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी रोना है, जो भी दिक्कतें हैं, आप एक तरह से स्पॉन्ज की तरह काम करते हो, इमोशनल स्पॉन्ज। आप उस सबको एब्जॉर्व करते रहते हो। अब उससे क्या होता है, आप खुद बीमार पड़ जाते हो, आप खुद डिप्रेशन में चले जाते हो। भाई जब इतनी नेगेटिविटी लोगे तो और क्या होगा, यही होगा। तो ऐसे लोगों को मेरी तरफ से एक ही सलाह होगी कि भाई ठीक है, कभी कभार किसी की सुन लिया, समझ में आ गया, लेकिन ज़्यादा दूसरों का दुखड़ा लेके मत बैठा करो कि हर कोई आ रहा अपना दुखड़ा सुना के जा रहा है। अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट करना सीखो, थोड़ा उसको बचाओ। जिन लोगों के दूसरे भाव में यहाँ पर चंद्रमा होता है, तो उन लोगों का कैरेक्टर कैसा होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो दूसरा घर है ये किस चीज़ का है, ये पैसे का है, उसके साथ ही ये फैमिली का है और उसके साथ ही वॉइस का है, आवाज़ का है। इन लोगों की जो आवाज़ होती है, जो उनका बात करने का तरीका होता है, उसमें एक बढ़िया सी स्वीटनेस होती है। बहुत अच्छी तरह बात करते हैं और इनसे बात करना, इनकी बातें सुनना लोगों को बहुत पसंद होता है। तो ये यहाँ पे बैठने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये जो लोग होते हैं, क्योंकि मून अपनी उच्च की राशि में आ गए, चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में आ गए, तो ये लोग जो होते हैं, इनका जो मोटिव होता है हमेशा अपनी फैमिली को सिक्योर करने की तरफ होता है। और क्या अच्छा किया जा सकता है अपनी फैमिली के लिए। ये जो होता है क्योंकि बैंक बैलेंस का होता है और उस पे चंद्रमा यहाँ बैठ गए, तो चंद्रमा का नेचर क्या होता है, फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव। तो इन लोगों की जो सैलरी होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी बिल्कुल कम आ जाता है। तो ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। फिक्स्ड पैसा नहीं आता, इनका फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो अब पैसा ज़्यादा आया तो बड़े खुश, पैसा कम आया तो ये टेंशन में। इनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक जैसे नहीं रहते। इनका जो मूड है वो इनके बैंक बैलेंस के हिसाब से चेंज होता रहता है। जब चंद्रमा यहाँ पर तीसरे घर में आते हैं, तो तीसरा घर किस चीज़ का है, तीसरा घर है सेल्फ एफर्ट का, आपकी करेज का। उसके साथ ही ये मीडिया और कम्युनिकेशन का घर भी है। यहाँ पर जब थर्ड हाउस के अंदर मून आता है, चंद्रमा आता है, तो ऐसे लोग
अपना जो, क्योंकि वो सॉफ्ट इमोशन हो गया, इमोशन वाले लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, लिख कर या फिर बोल कर अपने दिमाग को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि ऐसे लोग या तो राइटिंग में या फिर बोलने में, वोकल जहाँ भी यूज़ होता है ऐसे फील्ड में, या एक्टिंग लाइन में, मीडिया लाइन में, ऐसी लाइन में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इन लोगों का दिमाग कभी भी शांत नहीं बैठता, ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते हैं। वो सब जब ये लिखने में आते हैं, जब ये राइटिंग करते हैं या एक्टिंग करते हैं, तो वो सब साफ दिखता है। जिनके तीसरे हाउस के अंदर चंद्रमा बैठा है, इन लोगों में एक बड़ा खास कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो क्या होता है, सबकॉन्शियस मिमिक्री। अभी थर्ड हाउस जो है ये कम्युनिकेशन का है। जो चंद्रमा यहाँ पे बैठ गए, चंद्रमा एक तरह से आईना है, मिरर है। तो उससे क्या होता है, ये जो लोग होते हैं जिनका तीसरे हाउस में चंद्रमा होता है, ये लोगों को खुद पता भी नहीं चलता, खुद महसूस नहीं होता, लेकिन जिस भी ग्रुप में बैठते हैं, जिन भी लोगों के साथ बैठते हैं, ये उनका बोलने का स्टाइल, उनका एक्सेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब कॉपी करने लग जाते हैं ऑटोमेटेड, बिना कोई, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली करते हैं, ये हो जाता है, इनके अंदर इनबिल्ट है ये उसको कॉपी कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। इनको पता भी नहीं चलता कि कब इन्होंने सामने वाले का पूरा नेचर अडाप्ट कर लिया है, उस जैसे बन गए हैं। तो ये इनके अंदर खासियत भी है और कुछ कमी भी है। अब अगर चंद्रमा यहाँ पर फोर्थ हाउस में आ जाए, यहाँ पे चंद्रमा आने से क्या होगा? अब देखो, ये जो फोर्थ हाउस है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, लेकिन जो काल पुरुष की कुंडली है उसके हिसाब से यहाँ पर 4 नंबर राशि आती है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो ये 4 नंबर जो है कर्क राशि है और ये चंद्रमा का अपना घर है। तो यहाँ पर चंद्रमा बिल्कुल कंफर्ट में आ जाता है, यानी कि माइंड कंफर्ट में आ जाता है, मन कंफर्ट में आ जाता है। यहाँ पर घर के अंदर इनको सुकून मिलता है, घर को सजाने में सुकून मिलता है, इनको जो पीस है, इनको जो खुशी है, वो मिलती है प्रॉपर्टी से, व्हीकल से। कितने ज़्यादा हैं उतनी खुशी उस हिसाब से मिलती है। यहाँ पर चंद्रमा को दिग्बल मिलता है, जो डायरेक्शन के हिसाब से जो बल मिलता है वो इस घर में जाके चंद्रमा को मिलता है। तो चंद्रमा बहुत बली हो जाता है इस घर में आके। इस घर में माता से, अपनी माँ से एक बड़ा डीप कार्मिक कनेक्शन होता है इस घर वालों का, जिनके भी चार्ट में चौथे भाव में चंद्रमा है, उनका अपनी माता से एक बहुत खास लगाव होता है, बहुत खास कनेक्शन होता है। कि ये जो लोग होते हैं इनको होम सिकनेस बहुत होती है। मतलब अगर मान लीजिए कहीं ट्रैवल करने चले गए, तो 1-2 दिन बाद ही इन्हें अपने घर की ऐसी ज़्यादा याद आती है, ऐसी होम सिकनेस होती है कि इसे बाहर नहीं रखा जाता ज़्यादा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि घर से बहुत ज़्यादा दूर जाएँगे या बहुत दिन तक बाहर रहेंगे, उस टाइप के लोग नहीं हैं। इन्हें घर की बहुत याद आती है, होम सिक टाइप के लोग हैं ये। इन्हें बाहर चाहे कितने एक्सट्रोवर्ट दिखें, बाहर चाहे कितने स्ट्रॉन्ग दिखें, लेकिन जो इनकी इमोशनल बैटरी है, वो इनके घर पर जाकर, इनके खुद के बेड पे जाके, अकेले में बैठ के तब जाके रिचार्ज होती है। यानी कि अगर ये घर से बाहर हैं, तो इतना ज़्यादा वो मेंटली वाला वर्क नहीं कर पाते, जितना ये अपने घर में, अपने बेड पे रह के आराम से, एकदम सुकून से वो वाला मेंटली काम कर सकते हैं। तो ये इनकी खास बात है, होम सिकनेस। अगर आपके 5वें हाउस में, 5th हाउस के अंदर चंद्रमा बैठा है, तो क्या असर देगा? अब ये 5th हाउस जो है, ये इंटेलेक्ट का है, इंटेलिजेंस का है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा आ गया, मतलब इमोशन आ गया। अब क्या होता है कि ये लोग अपने लॉजिक से कम, दिमाग से कम, और अपने इमोशन और गट फीलिंग से बहुत ज़्यादा चलते हैं। मेरी गट फीलिंग ये कह रही है, ऐसा ही होगा, इस तरीके से ज़्यादा चलते हैं ये। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है। ये लोग नेचुरली क्रिएटिव होते हैं, चाहे आर्ट हो, चाहे म्यूज़िक हो, बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये रोमांस का भी घर है 5th हाउस, यानी कि इन लोगों का एक रोमांस जो होता है, बहुत अटैचमेंट होता है, बहुत बड़ा पिलर होता है इनकी लाइफ का, क्योंकि इमोशनल बंदे हैं, तो इन चीज़ों से इन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये जो 5th हाउस होता है, ये पूर्व पुण्य कर्म का होता है, पास्ट लाइफ कर्मा का होता है। अब उन पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, जो पुण्य कर्म इन्होंने किए थे, उनकी वजह से इनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है जब चंद्रमा यहाँ आ जाता है। ऐसे लोगों की जो गट फीलिंग होती है या जो सिक्स्थ सेंस होता है, वो ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट होता है, इतना तगड़ा काम करता है। इसीलिए शेयर मार्केट में बहुत तगड़ा पैसा कमाते हैं ऐसे लोग। पर कई बार क्या होता है, इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो कई बार ये अपनी ओवर थिंकिंग को ही अपनी गट फीलिंग समझ लेते हैं, अपनी इंट्यूशन समझ लेते हैं। यानी कि इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ओवर थिंकिंग और जो इंट्यूशन है, उसमें एक डिफरेंशिएट करना।
अब अगर आपका ये मून आपके 6th हाउस में आ जाए तो क्या होगा? मून इमोशन, 6th हाउस क्या है? 6th हाउस है दुश्मन, बीमारी, कर्जा, डेली के कॉन्फ्लिक्ट, ये सब है। अब ये इमोशन जैसी, जो मन जैसी सॉफ्ट चीज अगर ऐसे बैटल फील्ड में आ जाए जहाँ पे दुश्मन और बीमारी और सब चीज का अटैक होता रहता है, तो क्या होगा? यहाँ पर ऐसे लोगों का जो दिमाग है वो हमेशा अंडर अटैक वाली, की अब अटैक हुआ, अब कुछ होना जाए, अब कुछ होना जाए, इस टाइप की सिचुएशन में रहता है। ये डरा डरा सा हिसाब रहता है क्योंकि ये गलत भाव में आ गया। बड़ा सॉफ्ट है ये मन, और ये 6th हाउस दुष्टाना है, बैड हाउस कैटेगरी में आता है, तो यहाँ आकर ये फंस गया। अब यहाँ पर 6th हाउस क्योंकि कंपटीशन का है, तो यहाँ पर कंपटीशन में तो बहुत अच्छा होता है ये बंदा, जिसके भी यहाँ पे 6th हाउस में मून होगा, कंपटीशन में तो अच्छा। लेकिन ये सॉफ्ट हार्टेड है, इमोशन से काम करता है। ये बंदा हर किसी की हेल्प करने को तैयार रहता है, कहीं भी किसी को ज़रूरत हो, कोई सोशली बैकवर्ड हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो ये बंदा सबसे आगे रहेगा उसकी मदद करने के लिए। अब जिन लोगों का 6th हाउस में मून होता है, इनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा होता है। इंटरेस्टिंग क्या होता है? इनका जो दिमाग है और इनका पेट है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब लाइफ में किसी तरह की कोई टेंशन आ गई, इनका ब्रेकअप हो गया, ऑफिस की टेंशन हो गई, घर की टेंशन हो गई, किसी तरीके से भी कोई टेंशन हुई, इनका पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये भी अलग तरीके के ड्रामेबाज हैं। तो ये होता है इनका, ये और ये बिल्कुल कनेक्टेड है। इनका अगर ये ठीक कर दो, माइंड ठीक कर दो, टेंशन दूर हो जाए, पेट अपने आप ठीक हो जाएगा बिना किसी दवाई के। ये भी एकदम अलग लॉजिक है इनके साथ। अगर ये मून यहाँ पर 7th हाउस में आ जाए, तो 7th हाउस में मून किस तरह के रिजल्ट देगा उसको समझते हैं। 7th हाउस मैरिज का है, 7th हाउस सामने की दुनिया, एक ओपन मार्केट का है, ये आपकी पब्लिक इमेज का है। अब मून के साथ प्रॉब्लम क्या है? मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, यानी कि खुद की रोशनी नहीं होती है। वो सूर्य की रोशनी को लेकर उसको रिफ्लेक्ट करता है, तब जाके हमें मून दिखता है। यहाँ पर बैठे जो लोग हैं जिनका 7th हाउस में मून है, इनको हमेशा एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। वो चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, जिससे कि ये बातें शेयर कर सकें, अपना कुछ डिस्कशन कर सकें। ये जब पार्टनर के साथ होते हैं तब ये अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। ये अकेले कभी काम नहीं कर सकते, इनको पार्टनर चाहिए। अब ये 7th हाउस होता है, ये पब्लिक डीलिंग का होता है। यहाँ पर चंद्रमा का आने का मतलब ये है कि ये लोग पब्लिक डीलिंग में नेचुरली चार्मिंग होते हैं। जो होता है ना, एक तरह की चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है जो सबको पसंद आती है, ये उस तरह कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब ये जो 7th में मून जिनके है, इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्या? ये जो हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे अकेले काम नहीं कर पाते, इनको इनका जो मूड होता है, इनके जो इमोशन होते हैं, ये लाइफ पार्टनर, इनका जो लाइफ पार्टनर होता है उस पे डिपेंड करता है। इनकी जो पूरी लाइफ की स्टेबिलिटी है वो इनके लाइफ पार्टनर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर मान लो इनका लाइफ पार्टनर जो भी स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, अगर शाम को ऑफिस से गुस्से में आया तो इनका जो खुद का मूड है वो वैसे ही पूरा क्रैश हो जाएगा बिना किसी वजह के। अरे भाई गुस्से में वो आया है, नहीं, ये अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके इमोशंस को कॉपी करते हैं। एंकर इफेक्ट दिखता है इनके यहाँ पे। तो ये क्या होते हैं कि अगर वो गुस्से में है या वो भी टेंशन में कुछ भी है, उसको कॉपी कर लेते हैं ये। तो इसीलिए ऐसे लोगों की जब शादी की बात होती है तो इनके एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एक मैच्योर, एक स्टेबल काइंड का पर्सन, एक लाइफ पार्टनर ढूंढे इनके लिए, ताकि ये लोग स्टेबल रह सकें। अब अगर ये चंद्रमा 8th हाउस में आ जाए तो क्या होगा? अब 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है अंधेरे का घर, डार्क हाउस, बिल्कुल डार्क, सीक्रेट्स। जो काल पुरुष की कुंडली है उसके हिसाब से यहाँ पर 8 नंबर राशि आती है स्कॉर्पियो, और जो 8 नंबर राशि होती है उसके अंदर जो चंद्रमा होता है वो नीच होता है, डेबिलिटेड होता है। यहाँ पर एक तरीके से ये मान लीजिए, ये मासूम सा मन, जेंटल जो माइंड है, ये एक तरह से एक अंधेरी खाई में गिर गया। अब ये समझ के चलिए, यहाँ पे इसकी ऐसी कंडीशन आ जाती है। इनकी जो इमोशंस की गहराई होती है, इतने डीप इमोशंस होते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान इनको ढंग से रीड नहीं कर सकता, इनके इमोशंस को रीड नहीं कर सकता। इनका जो नेचुरल इंटरेस्ट होता है वो अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, मिस्ट्री में, जो भी इस तरह की डीप हिडन साइंस होती है उन सब में इनका नेचुरल इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोगों की जो इमोशनल डेप्थ होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, वो एक तरीके से मान लो इमोशनल रेडार होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने इन्हें किसी कमरे में भेजा जहाँ पे पहले से लोग थे जो शायद बात कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, इनका जो रेडार है वो इतना स्ट्रांग होता है
ये कमरे में घुसते ही 2 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा था। वो 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे, प्यार से बात कर रहे थे, किस तरीके से क्या चल रहा था। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका जो इंट्यूशन जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो लोग होते हैं 8th हाउस के मून वाले, इनका जो बचपन होता है वो थोड़ा-सा इमोशनली ठीक नहीं होता है, ट्रॉमेटिक टाइप का होता है। बहुत ज़्यादा पेन, स्ट्रगल, टेंशन वगैरह देखी होती है। ख़ास तौर पे क्योंकि जो चंद्रमा है वो माता का कारक है। तो जो 8th हाउस के जो मून वाले जो होते हैं लोग, इनकी जो मदर होती हैं, उनको इनके बचपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी होती है इनकी माँ ने। वो सब इन्होंने देखा होता है, जिसकी वजह से उनका ये इस तरह की पर्सनैलिटी बनती है। अब जब 9th हाउस में चंद्रमा आता है तो क्या होता है? यहाँ पे इस 9th हाउस में चंद्रमा आया। 9th हाउस क्या है? आपके भाग्य का घर है, आपके धर्म का घर है, आपके पिता का, आपके गुरु का ये घर है, लॉन्ग डिस्टेंस का ये घर है, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल होती है उनका घर है। यहाँ पर मून का आना यानी कि इमोशंस का आना आपको धर्म के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, इन सब में भी इमोशनल बना देता है। मतलब अगर किसी गुरु ने आपसे कुछ आपको सिखाया, अच्छा सिखाया, आपको कुछ पीस ऑफ माइंड या कुछ अच्छी बातें सिखाई तो ठीक है। लेकिन अगर उसी टीचर ने, उसी गुरु ने आपको डाँट दिया, अगले दिन आपकी पिटाई कर दी, तो आप उस पूरे बिलीफ सिस्टम पे, उसी पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। अरे यार क्या बकवास है, मुझे नहीं पढ़ना इससे। तो यानी कि आप ह्यूमन को अटैच करते हैं उस नॉलेज से। आपको ये सीखना होगा कि ये दोनों चीज़ों को सेपरेट कैसे रखना है। एक गुरु ने आपको डाँट दिया या टीचर ने आपको कुछ कह दिया, सुना दिया आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई बेकार है। आपको ये डिफरेंस करना आना चाहिए। इन लोगों को ये नहीं आता। ये लोग यहाँ भी इमोशन को ले आते हैं। ऐसे लोग ये जो मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा यहाँ पर जो जाते हैं, ये इसलिए नहीं जाते कि क्योंकि लोग जाते हैं इसलिए जाते हैं, नहीं। इन लोगों को इमोशनल पीस मिलता है, मन की शांति मिलती है वहाँ पे जाकर, इसलिए जाते हैं। क्योंकि ये हर चीज़ को इमोशनली लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं, बिल्कुल डीप रिलीजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल वाले, सिद्धांतों वाले लोग होते हैं ये, और लकी भी बहुत होते हैं। 9th हाउस क्योंकि हायर स्टडीज़ का भी घर है, यानी कि इन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर लर्निंग, हायर स्टडीज़ करना, उसमें सक्सेस मिलती है, उसमें अच्छा भी लगता है इनको। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना इनको अच्छा लगता है। अब इस तरह के सैकड़ों चार्ट्स का एनालिसिस करने के बाद एक कॉमन चीज़ दिखती है मुझे, जो 9th हाउस में मून वालों के साथ होती है। ये जो लोग होते हैं, अब मून का मतलब क्या हो गया? मून मतलब मूवमेंट, एक तरह का वो चलता रहता है। अगर ऐसे लोग एक ही जगह पर, एक ही सिटी के अंदर, एक ही कॉलोनी, गली के अंदर रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दें, तो इनका जो लक है वो स्टक हो जाता है, वहीं रुक जाता है। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि मून है यहाँ पे भाग्य में, तो मून की वजह से इन्हें मूवमेंट चाहिए। ऐसे लोग अगर किसी ऐसी जगह पे अपना जन्म स्थान छोड़कर किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ के आसपास कोई नदी है, कोई समुद्र है, उसके आसपास जाकर रहें, इनका लक बहुत चमकेगा, इनका भाग्य बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर ये एक ही जगह रुक गए, अपने वहीं गली, वहीं घर में रुक गए जहाँ पे जन्म लिया है, तो लक इनका अच्छे से काम नहीं करता। अगर ये चंद्रमा 10th हाउस में आ जाए तो क्या होगा? 10th हाउस मतलब क्या? 10th हाउस मतलब आपका कर्म स्थान, वर्क प्लेस, आपका करियर, स्टेटस, ये सब चीज़ डिस्प्ले करता है। यहाँ पर मून का आना, मून मतलब मन, इमोशन। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग काम वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा फोकस रहते हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं, जहाँ पर ये इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। यानी कि इनको इमोशनली अच्छा लगता है, इसलिए काम करते हैं। बाकी जो दुनिया होती है, वो पैसे के लिए, प्रमोशन के लिए काम करती है। इनके लिए पैसे और प्रमोशन से ज़्यादा इनका इमोशनल पीस, वो ज़्यादा मैटर करता है। इनके लिए रिस्पेक्ट और पीस, ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर किसी जगह पर बॉस खराब मिले, टॉक्सिक बॉस मिले, या टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिले, या पॉलिटिक्स वगैरह ऑफिस प्लेस में, वर्क प्लेस में ज़्यादा हो, तो ये ऐसे लोग हैं कि रिज़ाइन करने में 1 मिनट नहीं लगाते। ये ओवरनाइट रिज़ाइन करके चाहे घर पे बैठना मंजूर है, लेकिन ऐसी आलतू-फालतू जगह पर ये काम नहीं करते। अगर इन्हें इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं होता, तो ये उस जगह पे नहीं टिकते। इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनको समझ पाना एक्चुअली में बहुत मुश्किल है। ये लोग अपने वर्क प्लेस में बहुत पॉपुलर होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर ऐसी जगह पे देखे जाते हैं जहाँ पर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, ये वाला काम हो गया, जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गया, या फिर जैसे फूड बिजनेस हो गया, प्यार से परोसना। इस तरह कुछ काम हो गया जहाँ पे ह्यूमन टच, एक इमोशनल टच की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं।
तो ऐसे लोगों के साथ डील करने से पहले बड़ा सोच समझ के डील करना पड़ता है। इनका नेक्स्ट स्टेप का कुछ अंदाज़ा नहीं होता। अगर मून यहाँ 11th हाउस में आ जाए, 11th हाउस में जब मून आएगा तो 11th हाउस किस चीज़ का है? 11th हाउस है गेन्स का, प्रॉफिट का, आपकी इच्छा पूर्ति का घर, डिज़ायर फुलफिलमेंट, आपके सोशल नेटवर्क का, आपके फ्रेंड सर्कल का, इस चीज़ का घर है। तो यहाँ पर जो मन होता है, मून होता है, ये आके फैल जाता है। इसको एक्सपेंशन चाहिए, इसके बड़े ड्रीम होते हैं, इसको बड़ा फ्रेंड सर्कल चाहिए, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोगों के बीच इसको रहना है। इसके बड़े एम्बिशंस होते हैं, बड़ा नेटवर्क चाहिए इसको। ऐसे लोग किसी भी ग्रुप में हो अलग ही शाइन करते हैं। इनकी जो एम्बिशंस होती है वो सोसाइटी को चेंज करने की होती है। बहुत कुछ इनके मन में होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। 11th हाउस में चंद्रमा मून होने से एक बड़ा डिफरेंट काइंड का एक फैक्टर निकलता है जिसको बोलते हैं फीमेल फैक्टर। 11th हाउस मून वाले लोग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन इनकी लाइफ में जब भी कोई बहुत बड़ा गेन होगा, बहुत बड़ा कुछ फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, या फिर इनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट टाइप का होगा, या फिर कुछ भी ऐसा चेंज होगा जो बहुत बड़ी कैटेगरी में आता है, जैसे कोई लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी टाइप की हो गई, तो वो सब इनकी केस में फीमेल कनेक्शन के थ्रू आता है। वहाँ फीमेल कनेक्शन काम करता है इनके लिए स्पेसिफिकली। इनकी लाइफ में जब जब कोई टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, कुछ भी जो इनकी लाइफ की डायरेक्शन बदल दे, ऐसा कुछ बड़ा इवेंट, बड़ा कुछ खास, तो वो किसी फीमेल के थ्रू आएगा। चाहे वो फीमेल बॉस हो सकती है, वो फीमेल फ्रेंड हो सकती है, या कोई मदरली फिगर हो सकती है जो उस टर्निंग पॉइंट को लाएगी इनकी लाइफ में। चाहे वो कोई गोल्डन एडवाइस हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ जो इनकी लाइफ चेंज कर दे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो किसी फीमेल फैक्टर के थ्रू आएगी। ये जो लोग होते हैं, अपना जो फ्रेंड सर्कल होता है उससे इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ लड़ाई हो गई आपस में, या कुछ इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो चीज़ सीधा इनके काम पे इम्पैक्ट करती है, इनका करियर पे इम्पैक्ट करती है वो चीज़। इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं ये। अब अगर 12th हाउस में मून आ जाए तो 12वें हाउस का चंद्रमा कैसा फल देगा? अब 12वां हाउस 12th हाउस किस चीज़ का है? ये लॉस का है, कुछ भी चीज़ नुकसान होने का है, ये हॉस्पिटल का है, ये फॉरेन लैंड का है, विदेश का है, ये मोक्ष का घर है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी होती है, यहाँ पर जो दुनियादारी है उससे परे हो जाता है मन। यानी कि यहाँ पर आके मून जो है, ऐसे लोगों का मून या मन दुनियादारी से नहीं डील करना चाहता, बोर हो जाता है, वो थक जाता है दुनियादारी से। यहाँ पर उसको शांति चाहिए, एकांत मिलता है। ऐसे लोग अकेले में बड़ा अच्छा काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि सबके साथ हो इस तरह करके, नहीं, अकेले में अच्छा फंक्शन करते हैं। ये लोग जो रियलिटी होती है, बाहर की दुनिया की जो असलियत होती है, उससे एक तरीके से पसंद नहीं करते या नफरत करते हैं। वो उनको हार्श लगती है, वो रियलिटी, दूर रहना चाहते हैं सबसे वो। और ऐसा करने के लिए वो कुछ अलग तरह का सहारा लेते हैं। या तो ये लोग ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, ज़्यादा सोएंगे तो दुनियादारी से अलग रहेंगे, एक तरीका ये करते हैं। और इनके जो सपने होते हैं वो भी फ्यूचर वाले आते हैं, भविष्य बताने वाले इस टाइप के सपने होते हैं। ऐसा भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस टाइप के सपने ज़्यादा आते हैं। ऐसे लोगों का जो ट्रू पोटेंशियल है, जो असली इनके जीवन में कामयाबी मिलती है, जो खुशी, सुकून, सब चीज़ मिलता है जो इनको चाहिए, वो इनको अपने देश में नहीं मिलता। उसके लिए इन्हें समुद्र पार दूसरे देश में जाना पड़ता है, फॉरेन लैंड में जाना पड़ता है, क्योंकि ये 12th हाउस विदेश का घर है। वहाँ जाकर ही इनको सुकून, स्टेबिलिटी, जो कुछ इनको चाहिए वो मिलता है। तो ये इनकी खास बात होती है। अपने होम कंट्री के अंदर वो चीज़ इनको नहीं मिल पाती, जन्म स्थान से बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये हुआ 12 भाव में चंद्रमा का फल कैसा रहेगा। चंद्रमा, मून एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत डेलिकेट भी है, बहुत नाजुक भी है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। ये एक ऐसा प्लैनेट है कि अगर चंद्रमा या मन स्ट्रांग हो तो इंसान बुरे से बुरी परिस्थिति में भी बाहर निकल जाता है, वो अपने आप को स्टेबल रखता है और आगे चलता है। लेकिन अगर अनस्टेबल हो, मन कमज़ोर हो, मन ठीक ना हो, चंद्रमा ठीक ना हो उस बंदे का, तो चाहे कुंडली में कितने बड़े राजयोग हों, ये उन सबको बर्बाद कर देता है, सबको बेकार कर देता है, किसी को यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो ये सबसे डेलिकेट भी है, सबसे पावरफुल भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और चंद्रमा का ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा 12 भाव में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट्स में लिख दें, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक की डिमांड है तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर।